कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत भोपाल पहुंची है। यहां पर उन्होंने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। इसमें हमें लगा था कि प्रधानमंत्री और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 10 साल की कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखेगा, लेकिन वह तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। इसमें हमें लगा कि प्रधानमंत्री और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 10 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखेगा, लेकिन वह तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। थोड़े दिनों बाद प्रवास हुआ मध्य प्रदेश का। आशा आप सब लोग ठीक होंगे। कुछ परिचित चेहरे, कुछ नए चेहरे। शहरों में जाने का एक ये फायदा होता है कि वहाँ के जर्नलिस्ट से मुखातिब होते हैं, तो वहाँ से खबरें भी बहुत मिलती हैं। आशा आप सब लोग अच्छे से होंगे। 10 साल बाद ये देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है और आशा ये की जा रही थी कि चुनाव आएगा तो जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, डंके की चोट पर अपनी 56 इंच की तथाकथित छाती को पीटेंगे और कहेंगे ये मैंने काम किया है, इस पर मुझे वोट दीजिए। पर यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया। चुनाव के मुहाने पर आकर देश खड़ा है, चुनाव की दहलीज पर आकर देश खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी अपना काम तो भूल जाइए। प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ और सिर्फ हमारा ये मैनिफेस्टो, हमारे इस न्याय पत्र के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। जो बोल रहे हैं हमारे न्याय पत्र से बोल रहे हैं, तो पहले तो आप सब प्रबुद्ध मूर्धन्य पत्रकारों के सामने मैं वाकई में हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूं। थैंक यू मोदी जी कहती हूं। आपने इतनी चर्चा हमारे घोषणा पत्र की कर दी कि बिना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आ रहा है। हर व्यक्ति हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहा है, लाखों डाउनलोड हो रहे हैं। और कुछ बातें जो उन्होंने उसके बारे में कही है, उसकी अभी मैं यहाँ पर कलें खोलनी जरूरी समझती हूँ। लेकिन वो करने से पहले मैं कुछ बातें जो प्रमुखता से हमारे घोषणा पत्र में है उस पर चर्चा करूंगी। हम लोग अपनी बात पहले करते हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद अगर कांग्रेस को ही कोसना था, अगर नेहरू का ही नाम लेना था, अगर इंदिरा जी को ही कोसना था, तो सत्ता में झुनझुना बजा रहे थे क्या मोदी? अपना इलेक्शन प्रचार शुरू किया तो उनको हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप नजर आई। और कुछ बातों को खुद से बोल देना चाहिए, मैं आपके सवालों का इंतजार भी नहीं करूंगी। 46 पृष्ठ का ये मैनिफेस्टो है, 15,329 शब्द है। हमारी वेबसाइट पर चले जाइएगा, चाहिए तो पीडीएफ अंग्रेजी हिंदी दोनों का भेज देते हैं, कंट्रोल F करिएगा। अगर मुस्लिम शब्द सुनाई देगा तो भोपाल में मुझे आइंदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति आप लोग मत दीजिएगा। अगर एक भी मुस्लिम शब्द, मुस्लिम लीग शब्द आपको इसमें दिख जाए, और अगर नहीं दिखेगा तो अगले बीजेपी नेता को जरूर बोलिएगा कि इसमें ढूंढ कर वो शब्द दिखाए। उनको मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही है, इसमें मुझे युवाओं की छाप नजर आती है, इसमें किसानों की छाप नजर आती है, इसमें श्रमिकों की छाप नजर आती है, इसमें गलवान के उन 20 शहीदों की छाप नजर आती है जिनके लिए मोदी जी कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। इसमें उन 2 किसानों की छाप नजर आती है जो हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं। इसमें उन महिलाओं की छाप नजर आती है जो आपसे न्याय मांगती है। इसमें मुझे हाथरस की गुड़िया की छाप नजर आती है जिसको 2:30 बजे रात को जला दिया गया। मुझे इसमें इस देश की छाप नजर आती है। विभिन्न भाषाएं बोलते हुए लोगों की छाप नजर आती है। अलग अलग संस्कृति के लोगों की छाप नजर आती है। अलग अलग वेशभूषा की छाप नजर आती है, लेकिन वो सारे दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कते हैं, उनकी छाप नजर आती है। तो ये जो कुत्सित प्रयास उन्होंने किया, चिपका नहीं, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के क्या बोला? अब एक नया भ्रम फैलाया है, ये नया आया है मार्केट में। कांग्रेस आपसे आपका पैसा ले लेगी और वो बांट देगी। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में है, और एक बात शायद प्रधानमंत्री जी को नहीं कहनी चाहिए थी, बहुत कुछ कह दिया उन्होंने 10 साल में अपने पद की कोई खास गरिमा तो रखी नहीं है, तो उनसे कोई ऐसी अपेक्षा भी नहीं थी कि ये चुनाव आएगा और उनके मुंह से फूल झड़ेंगे। एक शब्द उनको नहीं यूज करना चाहिए था, और एक ब्याहता होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी, मंगलसूत्र उनको नहीं बोलना चाहिए था। अगर दाम्पत्य के सूत्र की आप इज्जत और सम्मान नहीं करते हैं तो आप मंगलसूत्र को नहीं समझ सकते हैं। मंगलसूत्र एक सोने की चेन नहीं है,
मंगलसूत्र वो प्रतीक है दाम्पत्य के उस सूत्र का जिसको ब्याहता पहनती है और जीवन पर्यंत एक विवाह के संबंध में बंधती है। हम उस देश के लोग हैं जहां की संस्कृति कहती है डोली आती है और अर्थी उठती है। आप मंगलसूत्र के नाम पर झूठ बोलेंगे। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में रही, हमने तो किसी का पैसा लेकर किसी और को नहीं दिया। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में रही, हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला, लेकिन क्या किसी की जेब से एक नया रुपया निकाला? हमने गरीबों को अमीर बनाया, गरीबों को गरीबी से निजात दिलाई, हमने अमीरों को और भी अमीर बनाया। यह सच है कि कांग्रेस की सरकार में छोटे लघु मध्यम उद्योग मल्टीनेशनल्स बने, कांग्रेस की सरकार में लखपति करोड़पति बने, कांग्रेस की सरकार में 27 करोड़ लोग जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे थे उनको हमने ऊपर उबारा। और यह कैसे किया? यह सही नीतियां, सही नीति निर्माण से, सही नियत से हमने ये करके दिखाया। एक छोटी लकीर को छोटा करने के लिए उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, उसके सामने लंबी लकीर खींच देना जरूरी होता है। और लंबी लकीर खींची जाती है सही नीति निर्माण से। क्या समस्या है मोदी जी को? क्या समस्या है उनको हमारे इस मैनिफेस्टो से? अगर हम गरीबों के हक की बात करते हैं तो क्यों उनके पेट में दर्द होता है? क्योंकि मोदी जी ने 2 हिंदुस्तान बनाए हैं, 2 भारत बनाए हैं। एक भारत जहां पर उनका मित्र 1600 करोड़ रुपए दिन के कमाता है, और एक दूसरा भारत जहां पर किसान 27 रुपए दिन के कमाता है। एक भारत जहां पर चकाचौंध ही चकाचौंध है, जहां पर जब शादी ब्याह होता है तो वो पेपराजी और दुनिया के वो लोग आते हैं कि आपकी आंखें फटी रह जाए। और एक वो भारत 20% जहां की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। अगर आप मार्केट में चले जाइए 2 ठंडी पानी की बोतलें ना मिले 46 रुपए में। 2 भारत जहां पर G20 के नाम पर स्वांग रचा जाता है और उसी दिल्ली शहर में गरीबों को ढकने के लिए पर्दे लगाए जाते हैं। 2 भारत जहां पर अपने मित्रों के लिए नीति निर्माण किया जाता है और जुमला दिया जाता है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा। असलियत यह है हवाई चप्पल वाले को आपने ट्रेन में चलने से दूभर कर दिया है। पिक्चरें देखिए, फोटोज जो आजकल आ रही हैं, लड़के बच्चे युवा स्त्री पुरुष ट्रेन के डिब्बे तो छोड़ दीजिए, ट्रेन के टॉयलेट में भेड़ बकरी की तरह बैठकर चलने को मजबूर है। रेलवे को तबाह करने का काम आपने किया। क्या किया आपने गरीबों के लिए? 5 करोड़ राशन दिया है मैंने, ये बड़ी उपलब्धि है आपकी। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि अगर 80 करोड़ को ना दीजिए तो वो भूखे मर जाएंगे। और वही लोग जब कहते हैं राशन तो ठीक है, रोजगार की बात करो तो आप मुंह फेर लेते हैं। दिक्कत क्या है? क्यों पेट में दर्द होता है गरीबों की बात करने पर? आज असलियत यह है कि गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी जी ने अपना चेहरा पूरे विश्व के सामने और दुनिया के सामने दिखा दिया है। अगर वो गरीब विरोधी ना होते तो वो सिर्फ और सिर्फ बताएं और हाँ या ना में जवाब दें। क्या आप गिनती करने का, क्या आप सामाजिक और आर्थिक गिनती करने का समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं? जीएसटी से मुक्त करेंगे। खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि के उपक्रम जो जीएसटी के अंतर्गत वसूली हो रही है किसान से, उनको मुक्त करेंगे। और हम 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं लेकिन किसानों की कर्जा माफी जरूर करेंगे। 16 लाख करोड़ जो मित्रों की कर्जा माफी हुई, अगर वो पैसा किसानों पे लगा होता तो 25 बार आप किसानों की कर्जा माफी कर सकते थे, लेकिन इस सरकार ने नहीं की। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, थोड़े दिनों की बेला है चली चलेगी, अब हम वो करके दिखाएंगे। श्रमिक और आप सब लोग जानते हैं कि जो जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट ऐसे गिग वर्कर्स होते हैं जो 10 मिनट में आपके घर खाना पहुंचा देते हैं, चाय की पत्ती खत्म हो गई चाय की पत्ती पहुंचा देते हैं। कभी किसी ने सोचा अगर इनको चोट लग जाए तो इनके परिवारों का क्या होगा? अगर 6 महीने के लिए टांग टूट गई तो इनके परिवारों का भरण पोषण कैसे होगा? क्या है इनकी सामाजिक सुरक्षा? और गिग वर्कर्स बहुत सारे हुए हैं, तो गिग वर्कर्स के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कानून लाएंगे। जिस मनरेगा से हमने ग्रामीण भारत की तकदीर और तस्वीर बदल दी, उसका न्यूनतम मानदेय 400 रुपए करने जा रहे हैं। और 25 लाख की एक हेल्थ योजना, एक हेल्थ बीमा योजना जैसी राजस्थान में हम चलाते हैं, जिसको हमने शुरू करी थी, अभी भी चल रही है, उसको जरूर लाएंगे, जिसमें इलाज, दवाई, टेस्ट, डायग्नोस्टिक सब हो सके। और अंत में मैं जरूर बात करूंगी हिस्सेदारी की। हिस्सेदारी क्या है? हिस्सेदारी के बारे में बड़ा भ्रम भी फैलाया जा रहा है।
हिस्सेदारी को लेकर खासे परेशान है मोदी जी। वही एक मैनिफेस्टो में हमारे उनको बात दिख रही है। क्या है हिस्सेदारी? हिस्सेदारी दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, पिछड़ों, जो हाशिए पर लोग हैं, उनको सम्मान मिले, उनको आगे आने का मौका मिले, ये तो है ही। लेकिन हिस्सेदारी का एक बहुत बड़ा पहलू जिस पर भ्रमित किया जाता है वो ये भी है कि सामान्य वर्ग के जो गरीब है, जो हाशिए पर है, उनको भी न्याय मिले, उनको भी कानूनी सुरक्षा मिले, उनके भी लोगों को राहत मिले। और इसीलिए हिस्सेदारी जरूरी है। अगर आपकी भगवान न करे टांग में चोट आ जाए तो डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाएगा या क्रेप बैंडेज से इलाज करेगा या सिर्फ फिजियोथेरेपी कराएगा, इसका पता एक्सरे से चलता है। और वही एक्सरे है ये। और इस एक्सरे को का नाम सुनकर हाड़ कांप गई है नरेंद्र मोदी जी की। जब एक्सरे करेंगे तभी पता चलेगा ना, हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी पूरी टूटी है, लिगामेंट रप्चर हुआ है, वही है ये एक्सरे। अभी तो हमने ये कहा ही नहीं है हम आगे क्या करेंगे, उसके बावजूद परेशान है। तो हिस्सेदारी बिल्कुल होनी चाहिए। 80-85% आबादी और रिप्रेजेंटेशन 4-5% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, IITs में, IIMs में। क्या एक वर्ग इस देश का कमतर है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या उस वर्ग को आगे आने का मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच की बढ़ती खाई को पाटना चाहिए? बिल्कुल पाटना चाहिए। और उसके बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, अब मैं उस पर चर्चा कर लेती हूँ।